का दरिया बह ही गया। जी हाँ, आप भी यही गाना गाओगे जैसे मैं आज आपको कुछ ये वीडियो में बताने वाली हूँ ये देखने के बाद। अक्सर ऐसा हम लोग फेस करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, दैट ऐसे कुछ टॉपिक होता है जिसको लाखों समझाने से हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं है। यस यस यस। और जैसे मैं ये टॉपिक आपको समझाने वाली हूँ, किसी ने सोची ना होगी। वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और अगर मिस करोगे बड़ा पछताओगे, फिर शुरू हो गया बड़ा साला। पछताओगे। सुनियो सुनियो गलियां दे विच रोल ना दही। ऐसा सिचुएशन आ जाता है हमारे इंडिया में, स्टेट मतलब राज्य सरकार या फिर पार्लियामेंट ऐसा कुछ लॉ बनाना स्टार्ट कर दे जिससे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सब कुछ वायलेट हो जाए। मतलब आप फ्रीली कुछ बोल भी नहीं पाओगे, आप अपना एक्सप्रेशन भी नहीं दे पाओगे। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है तब कैसा लगेगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर ये सिचुएशन कभी भी नहीं आ पाएगा, और पता है क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि हमारा आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 एक हर सोसाइटी में जो वॉचमैन रहता है ना, जो सब कुछ नजर रख के देखता है, आर्टिकल 13 एक वॉचमैन की तरह काम करता है। इसीलिए बताया जाता है दैट आर्टिकल 13 इज गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जो डेट है 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 इस डेट पर हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानने से पहले आप ये देखो। ये क्या है? तो ये रहा वो चाय और ये रहा चाय पत्ती। ये वाला जो चाय पत्ती है अब इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे मैं सारा का सारा प्रोसेस इससे ही समझाऊंगी आपको। अरे अरे अभी आपको लगेगा आखिर ये क्या था। तो देखिए, जो 26 जनवरी 1950 ये जो डेट है, इस डेट से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया था, ठीक है, मतलब ऑपरेटिव हुआ था। तो सबसे पहले ये जो 26 जनवरी 1950 है, ये डेट एक डिवीजन की तरह काम करता है इन बिटवीन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में। मतलब 26 जैन से पहले जो सारा लॉज था उसको कहा जाता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, और 26 जैन के बाद जो सारा लॉ है उसको कहा जाएगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आप इसको समझे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, और ये जो चाय है इसको आप समझे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद लॉ ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा। और ये मैं क्यों बता रही हूँ? कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि देखिए आर्टिकल 13 इसमें टोटल 4 क्लॉजेस है। क्लॉज 1 डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, और क्लॉज 2 डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब जो सारा लॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस होने से पहले, मतलब 26 जनवरी से पहले था, वो सारे लॉज को ऑपरेटिव करने के लिए कुछ टेस्ट पास करना पड़ेगा। और कौन सा टेस्ट है? उनमें से एक टेस्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो जो सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, इस लॉ को ऐसा होना पड़ेगा दैट ये फंडामेंटल राइट से कोई झगड़ा नहीं करता है, मतलब फंडामेंटल राइट से बिल्कुल प्यार से मुहब्बत से रह सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में फंडामेंटल राइट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट को क्षति पहुँचे, हार्म पहुँचे, ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, तो जो सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि इंडियन पेनल कोड 1860, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये सारे जो लॉज है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, और ये सारे लॉज जो अभी है, और क्यों है? क्योंकि ये सारे लॉज फंडामेंटल राइट से कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन या फिर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करता है, इसीलिए है। उससे मेरा क्या फायदा? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बताता है जो सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उसको हम लोग एक छन्नी से फिल्टर आउट करेंगे। इनमें से जो सारे लॉज है जो ऊपर में ऐसे अटक जाएगा, मतलब ये सारे लॉ फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट होके नहीं रह सकेगा, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन डेफिनेटली करेगा। तो ये सारे जो लॉज है इसको सेपरेट आउट कर दिया जाएगा। तो फिल्टर आउट करने के बाद
जो सारे लॉज ऊपर में आ जाएगा उसको हम सेपरेट कर देंगे, उसको हम निकाल देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है जो मतलब नीचे आ जाएगा फिल्टर आउट हो करके, उसको हम रखेंगे क्योंकि वो वायलेशन नहीं करेगा फंडामेंटल राइट्स का और वो एब्रीज भी नहीं करेगा फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो ये जो फिल्टर आउट करने का जो प्रोसेस है इसको ही बताया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, और ये जो ऊपर में अटक जाता है इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, मतलब ये सेपरेट आउट हो जाता है इसीलिए। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया है। नहीं। क्लियर सी भाषा में दैट क्लॉज 1 जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में डील करता है, ये बताता है दैट जो सारा लॉ 26 जनवरी 1950 में था उसको हम लोग अप्लाई करने से पहले हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी अप्लाई करेंगे। हम लोग देखेंगे अप्लाई करके ये फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो रहा है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट होता है तो ये वैलिड होगा, अगर नहीं होता है तो ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। अभी आती हूँ क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2 बताता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर, मतलब स्टेट ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकता है जिससे हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स का, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो फंडामेंटल राइट है ये वायलेट हो जाएगा। तो जो सारा लॉ फंडामेंटल राइट्स का डेरोगेशन में आएगा, फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर देगा, वायलेट कर देगा, वो सारे लॉस को हम लोग नहीं रख सकेंगे। वो सारे लॉस तो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए स्टेट ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकता है जिससे फंडामेंटल राइट को कोई भी क्षति पहुंचे। ठीक है, और यहीं पे मैं आपको एक बहुत ही फेमस केस लॉ बताती हूँ, और वो है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये जो केस है यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चैलेंज किया गया था, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अनुसार इसका जो सेक्शन 14 है इसके अनुसार कोई इंसान जिनको अरेस्ट किया गया है वो कोर्ट में अपना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब कौन सा ग्राउंड पर मुझको अरेस्ट किया गया है ये मैं कोर्ट को नहीं बता सकती हूँ। तो सेक्शन 14 जो है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, तो इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन तो वैलिड होगा, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन से ये जो पर्टिकुलर सेक्शन 14 है इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी में यहाँ पर ऊपर में अटक जाएगा। जो बाकी का रिमेनिंग लॉज है यहाँ पर वो वैलिड होगा, इसीलिए हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी अप्लाई करके लॉज को फिल्टर आउट करते हैं। नेक्स्ट, और अभी आती हूँ दूसरा डॉक्ट्रिन, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स मतलब छुपा लेना। एक्लिप्स मतलब होता है जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण लगता है, तो एक्लिप्स का मतलब ग्रहण ही होता है। इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज को छुपा लेना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी अप्लाई करने के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जैसे कि मैंने आपको बताई, इसका मतलब होता है ग्रहण लग जाना। ठीक है, मतलब छुपा लेना किसी को। विकाजी नरेन वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये केस में क्या हुआ था दैट बिरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 को चैलेंज किया गया था, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा था, दैट कुछ एक्ट्स था वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर कर रहा था दैट पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको अपने अंडर टेक ओवर कर लेना। और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है 1950 के बाद, मतलब 26 जन 1950 के बाद ये आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहा था। आर्टिकल 19 तो एक फंडामेंटल राइट है, तो जो लॉ फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी अप्लाई करके। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहाँ पर काम आएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगाने का मतलब होता है दैट फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल, मतलब जो सारे लॉज वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, उसको वायलेट कर रहा है, उसको निकाल दिया जाएगा, और बाकी जो सारा लॉज फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट कर रहा है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये इनवैलिड लॉज को छुपाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को हम लोग अप्लाई करके इनकंसिस्टेंट लॉज को एकदम शैडो कर देंगे। ठीक है, और ये सारे लॉज इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब ये सारे लॉज कोई भी काम नहीं कर पाएगा। बट जो सारे लॉज अटक जाएगा छन्नी के ऊपर, उसका एग्जिस्टेंस कभी भी खत्म नहीं हो जाएगा, सिर्फ इनऑपरेटिव हो जाएगा। वो सारे लॉज को छुपाने के लिए, मतलब शैडो आउट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को हम लोग अप्लाई करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अभी आर्टिकल 13 को अगर आप सिंगल पढ़ लेंगे, ये पढ़ाई आपका कंप्लीट नहीं होगा। आपको आर्टिकल 13 को आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके साथ पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि वो सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है इसका जो वैलिडिटी है इसके बारे में डील करता है आर्टिकल 372। तो आर्टिकल 372 क्लियरली बताता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है इसको वैलिड किया जा सकता है बट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दैट क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 13 इसका वैलिडेशन के ऊपर कौन सा आर्टिकल बात करता है तो आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अभी आती हूँ आर्टिकल 13 में जो लॉ का मतलब बताया गया है, लॉज ये टर्म का मतलब क्या है। ये टर्म में एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, बाई लॉज सब कुछ इंक्लूड होता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन आएगा दैट जुडिशरी इज सुप्रीम और पार्लियामेंट इज सुप्रीम, मतलब कौन सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट का जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पावर को कितना एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन आएगा दैट अमेंडमेंट ये जो टर्म है क्या ये जो लॉज है आर्टिकल 13 में इसके अंडर आएगा। तो सपोज ये एक एक्ट है, ठीक है, और इस एक्ट में मैं कुछ अमेंड करके कुछ लॉ को इंसर्ट की और कुछ लॉ को यहाँ से मॉडिफाई कर दी। तो ये सारा जो अमेंडमेंट मैं यहाँ पर किया हूँ दैट क्या ये ऑपरेटिव होगा। तो इसका आंसर है 3 केसेस में। सबसे पहला शंकरी प्रसाद, दूसरा है गोलकनाथ और तीसरा है केशवानंद भारती। और इसके साथ आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट के वजह से आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 को ऐड किया गया था जो बताता है दैट पार्लियामेंट जो अंडर आर्टिकल 368 जो सारा अमेंडमेंट करेगा वो सारे अमेंडमेंट्स के ऊपर आर्टिकल 13 कोई भी नज़र नहीं डालेगा। और यहीं से ही शुरू हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनने का जर्नी। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो का हेल्प ले सकते हो। तो टू सम अप मैं छोटा करके एक क्विक रिवीजन आपको दे देती हूँ दैट आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, क्लॉज 2 डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, और क्लॉज 1 डील करता है 2 डॉक्ट्रिन के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी छांटता है जो सारे लॉज फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स छुपा लेता है ये सारे लॉज जो इनवैलिड। तो लॉ कैसा होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट को कोई भी क्षति नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट करेगा। और आखिर में आता है कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम या फिर जुडिशरी सुप्रीम। इसका जो आंसर है आपको डिटेल में इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया है, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करोगे तो ऐसे ही चिल्लाऊंगी। कुछ तरीका है भीख मांगने का। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।